नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ज़रूरी खबर पर बात करने वाले हैं। भारत के अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस मिली है, इसकी पुष्टि हुई है। और ये सिर्फ एक रूटीन खबर नहीं लग रही। जी हाँ, बिल्कुल। ये खबर आई है हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के एक बयान के बाद। और सच में ये भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा की बड़ी तस्वीर है ना, उसमें एक अहम मोड़ हो सकता है। हाँ, तो आज हमारे पास मंत्री जी का वो बयान है, कुछ रिपोर्ट्स हैं और हमारा मिशन क्या है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये खोज असल में है क्या, क्या सबूत हैं इसके, कितनी बड़ी हो सकती है और मतलब असलियत क्या है इसकी, संभावनाएं और चुनौतियां दोनों। सही कहा। क्या ये वाकई भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है, या अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी? बिल्कुल। तो चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये खोज है क्या, कंफर्म कैसे हुई? तो देखिए, पुष्टि की घोषणा जैसा आपने बताया मंत्री जी ने ट्विटर पे की। उन्होंने बताया कि अंडमान सागर में एक खास कुआं है, विजयपुरम 2। वहां प्राकृतिक गैस मिली है और पुष्टि हुई एक टेस्ट से। ड्रिल स्टेम टेस्ट कहते हैं इसे, DST। अच्छा। हाँ, तो इस टेस्ट में जो गैस का सैंपल निकला ना, उसमें करीब 87% मीथेन मिली है। और मीथेन ही प्राकृतिक गैस का मेन कंपोनेंट होती है। अच्छा, 87% मीथेन, मतलब वैज्ञानिक तौर पे तो ये पक्का हो गया कि हाँ गैस है वहाँ। हाँ और वो जो तस्वीरें आई थीं, आग जल रही थी समुद्र के नीचे से पाइप में, हाँ उसका क्या मतलब था? वो काफी नाटकीय लग रहा था। हाँ, वो फायर टेस्ट या फ्लेयरिंग कहते हैं उसको। वो दरअसल इस बात का सबूत है कि गैस सिर्फ है ही नहीं, बल्कि निकल भी रही है, उसका फ्लो है। जब आप इतनी गहराई से गैस निकालते हैं और सतह पर लाकर जलाते हैं और वो आग लगातार जलती है, तो ये दिखाता है कि नीचे से गैस आ रही है और वो ज्वलनशील है, मतलब मीथेन है। अच्छा, तो ये मीथेन की ज्वलनशीलता का सबूत है। जी, गहरे पानी के ऑपरेशंस में ये आम टेस्ट है। इससे पता चलता है कि गैस का फ्लो स्थिर है। और क्या हमें कुछ शुरुआती अंदाजा है कि ये कितनी गहराई पर मिली है, पानी के नीचे कितना गहरा? हाँ, जो शुरुआती जानकारी है उसके हिसाब से ये गैस करीब 2200 से 2550 मीटर की गहराई के बीच मिली है। बापरे, 2200 मीटर, ये तो बहुत गहरा हुआ। जी हाँ, ये गहरे पानी का क्षेत्र है। डीप वाटर एक्सप्लोरेशन कहते हैं इसे। पर ये अभी शुरुआती आंकड़े ही हैं, डिटेल स्टडी तो अभी होनी है। ठीक है, तो पुष्टि हो गई, सबूत दिख रहे हैं, गहराई का भी अंदाजा है। अब आते हैं इसके महत्व पर। ये क्यों इतनी बड़ी खबर मानी जा रही है? देखिए, इसका सबसे बड़ा महत्व जुड़ा है भारत की ऊर्जा सुरक्षा से। हम अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल और गैस बाहर से मंगाते हैं, आयात करते हैं। हाँ, वो आंकड़ा तो बहुत ज्यादा है। तेल शायद 85% और गैस भी 50% के आसपास है ना? बिल्कुल। और ये निर्भरता हमें सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, भू राजनीतिक तौर पर भी कमजोर बनाती है। जब भी दुनिया में दाम बढ़ते हैं या सप्लाई रुकती है, तो सीधा असर हम पर पड़ता है। हाँ, वो हमने देखा है। जैसे रूस से तेल खरीदने पर कितना दबाव था पश्चिमी देशों का। अगर अपने स्रोत हों तो ये बाहरी दबाव झेलना आसान हो जाता है। तो क्या ये खोज, वो जो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है, उसमें मदद कर सकती है? निश्चित रूप से ये उस दिशा में एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा पिलर है ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, और उसके लिए अपना घरेलू उत्पादन बढ़ाना ही होगा। अगर ये खोज, ध्यान दीजिएगा, अगर ये व्यावसायिक रूप से सफल रहती है, तो ये हमारी आयात निर्भरता को कुछ कम कर सकती है। लेकिन ये अभी सिर्फ पहला कदम है, आप कह रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक लंबी प्रक्रिया है। और एक बात और, इसका समय भी तो खास है ना। अभी दुनिया भर ने एनर्जी मार्केट में कितनी उथल पुथल मची हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने। ग्लोबल एनर्जी संकट, यूक्रेन युद्ध के बाद जो समीकरण बदले हैं और ऊर्जा को लेकर जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, ऐसे माहौल में अपने ही समुद्री क्षेत्र में गैस का मिलना ये रणनीतिक तौर पर बहुत अहम हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। ये हमें भविष्य के लिए एक कुशन दे सकता है। ये सिर्फ आर्थिक नहीं, एक सामरिक बढ़त भी दे सकता है, अगर ये भंडार वाकई बड़ा निकलता है। यहीं पर मेरा अगला सवाल आता है। उत्साह तो ठीक है, पर असल सवाल तो यही है कि ये भंडार कितना बड़ा है। क्या ये वाकई भारत की जरूरतें पूरी करने में कोई खास रोल निभाएगा, या मतलब ये अभी कहना जल्दबाजी है कि ये कोई गेम चेंजर है?
देखिए, अभी गेम चेंजर कहना वो निश्चित रूप से जल्दबाजी होगी। अभी हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि भंडार का वास्तविक आकार मतलब रिजर्व साइज कितना है। गैस की पुष्टि होना एक बात है, पर ये जानना कि वहाँ कितनी गैस है और उसे निकालना आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा या नहीं, मतलब कमर्शियल वायबिलिटी, हाँ, वायबिलिटी। वो बिल्कुल अलग बात है। इसमें अभी बहुत काम बाकी है। तो आगे क्या होगा, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये कितना बड़ा है और निकलेगा भी या नहीं? इसमें क्या मुश्किलें आ सकती हैं? अगला कदम होगा इसका डिटेल्ड मूल्यांकन, जिसे अप्रेजल कहते हैं। और इसके लिए सरकार की योजना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं जिन्हें गहरे पानी में खोज का अनुभव है, उन्हें बुलाया जाए। मंत्री जी ने अपने बयान में कुछ नाम भी लिए थे, पेट्रोब्रास, BP इंडिया, शेल, एक्सॉन मोबिल, ये सब बड़ी कंपनियां हैं। अच्छा, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आएंगी, लेकिन विशेषज्ञ ये गहरे पानी में खुदाई करना, ये अपने आप में ही बहुत मुश्किल और खर्चीला काम नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। तकनीकी रूप से बहुत जटिल होता है और महंगा भी। और अंडमान तो वो तो पर्यावरण के लिहाज से भी संवेदनशील इलाका है और भूकंप भी आते हैं वहां। आपका सवाल एकदम सही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक सेंसिटिव इको जोन है और सिस्मिक जोन भी है। तो कोई भी कमर्शियल प्रोडक्शन प्लान बनेगा तो उसे इन सब चुनौतियों का ध्यान रखना ही होगा। मूल्यांकन प्रक्रिया में इन सारे रिस्क्स का असेसमेंट किया जाएगा। और ये जो बड़ी विदेशी कंपनियों को बुलाने की बात है, क्या ये हमारी आत्मनिर्भरता वाली रणनीति से मेल खाती है? मतलब एक तरफ हम आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहेंगे। देखिए, ये एक समझने वाली बात है। गहरे पानी की खोज के लिए जिस लेवल की टेक्नोलॉजी, पैसा और रिस्क लेने की क्षमता चाहिए, वो शायद अभी हमारी भारतीय कंपनियों के पास उतनी न हो, खासकर इतने मुश्किल इलाके में। तो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को लाने का मकसद है उनकी एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट का फायदा उठाना, ताकि काम तेजी से हो। अच्छा। और अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स में हमारी सरकारी कंपनियां जैसे ONGC या ऑयल, इनके साथ मिलकर काम करती हैं, पार्टनरशिप में। हाँ, जॉइंट वेंचर जैसा। जी, उससे टेक्नोलॉजी भी आती है और रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इसे आप क्षमता निर्माण और रिस्क मैनेजमेंट की तरह भी देख सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब अगर हम थोड़ा आसपास देखें, अंडमान सागर के पड़ोस में, क्या वहां भी ऐसी खोजें हुई हैं जिससे यहाँ उम्मीद बढ़े? हाँ, ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। अंडमान सागर के पूर्व में म्यांमार है और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। इन दोनों ही जगहों पर प्राकृतिक गैस के बहुत बड़े भंडार मिले हैं। अच्छा। हाँ, इंडोनेशिया का अरुण गैस फील्ड तो वो 1971 में खोजा गया था और एक जमाने में दुनिया के सबसे बड़े LNG एक्सपोर्टर्स में से था। उसे सुपर जायंट फील्ड मानते थे। सुपर जायंट। जी। और म्यांमार में भी पिछले कुछ दशकों में कई बड़े गैस फील्ड मिले हैं, जैसे श्वे और यताना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडमान सागर जिस भूगर्भीय इलाके का हिस्सा है, वो तेल गैस के लिहाज से काफी रिच है। बिल्कुल। भूगर्भीय नजदीकी और वैसी ही संरचनाएं ये इस बात की संभावना बहुत बढ़ा देती हैं कि अंडमान में भी बड़े भंडार हो सकते हैं। ये ताज़ा खोज इस संभावना को और बल देती है कि शायद ये इलाका अब तक अनदेखा रह गया था। लेकिन संभावना ही है, गारंटी नहीं। हाँ, बिल्कुल। भूविज्ञान संभावना बताता है, गारंटी नहीं देता। हर कुआं अलग होता है। और एक सवाल और, क्या गैस के साथ तेल मिलने की भी कोई उम्मीद है? अक्सर ये साथ साथ पाए जाते हैं। संभावना तो हमेशा रहती है। कई बेसिन में तेल और गैस दोनों मिलते हैं, लेकिन अभी जो पुष्टि हुई है वो सिर्फ प्राकृतिक गैस की हुई है। तेल मिलने की कोई खबर अभी तक तो नहीं है। अगर भविष्य में तेल भी मिलता है तब तो ये भारत के लिए और भी बड़ी बात होगी। हाँ, क्योंकि तेल पर तो हमारी निर्भरता और भी ज्यादा है। जी, पर अभी सारा ध्यान गैस के मूल्यांकन पर ही रहेगा। इस खोज को अगर हम भारत में ऊर्जा संसाधनों की खोज के पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या तस्वीर बनती है? क्या पहले भी ऐसी भविष्यवाणियां हुई थी? एक रिपोर्ट का जिक्र है। स्रोत में तारीख 10 सितंबर 2025 दी है, जो शायद टाइपिंग की गलती हो, पर उस रिपोर्ट में भारत और श्रीलंका के समुद्री और जमीनी इलाकों में, खासकर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और उत्तर पूर्वी भारत में काफी मात्रा में ऐसे तेल और गैस संसाधनों की संभावना जताई गई थी जो अभी खोजे नहीं गए हैं। अच्छा, क्या उस USGS रिपोर्ट में अंडमान का खास जिक्र था? सीधे तौर पर अंडमान बेसिन का डिटेल्ड असेसमेंट शायद उस रिपोर्ट का मेन फोकस नहीं था, लेकिन वो रिपोर्ट इस बड़े आइडिया को सपोर्ट करती है कि भारत के विशाल समुद्री और जमीनी इलाकों में अभी भी बहुत पोटेंशियल है। हाँ, अनटैप्ड पोटेंशियल। जी,
और अंडमान की ये खोज उसी का एक उदाहरण हो सकती है। हाल के सालों में भारत में कुछ और जगहों पर भी संसाधनों की खोज की बड़ी खबरें आई थीं। जैसे उत्तर प्रदेश के बलिया में तेल की बात हुई थी और जम्मू कश्मीर में लिथियम की। उनकी तुलना में अंडमान की खोज को कैसे देखें? ये तुलना हमें क्या बताती है? ये तुलना बहुत जरूरी है ताकि हम उम्मीदों को क्या कहते हैं जमीन पर रख सकें। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में ONGC तेल खोज रही थी, खबरें आई थीं, पर वहां अभी भी एक्सप्लोरेशन ही चल रहा है। वो धीमी प्रक्रिया है, अभी तक कोई बड़े कमर्शियल प्रोडक्शन की बात सामने नहीं आई है। हाँ, वो खबर दब सी गई थी बाद में। और जम्मू कश्मीर में लिथियम, उसका तो बहुत हल्ला हुआ था कि भारत की EV बैटरी की समस्या हल हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में लिथियम का बड़ा भंडार मिला, ये बात सच है, लेकिन उसकी नीलामी और माइनिंग को लेकर कई प्रैक्टिकल दिक्कतें सामने आ रही हैं। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स थीं कि शायद माइनिंग कंपनियां वहां पैसा लगाने में हिचक रही हैं। हो सकता है अयस्क यानी और की क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, या उसे निकालना बहुत मुश्किल और महंगा हो, शायद बहुत गहराई में हो, या इलाका दुर्गम हो। अच्छा, भविष्य में टेक्नोलॉजी बेहतर होगी तो शायद कुछ हो, पर अभी खोज और उत्पादन के बीच एक बड़ा गैप दिख रहा है वहां। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज का मिल जाना ही काफी नहीं है। कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। एग्जैक्टली। असली चुनौती है उसे सफलतापूर्वक, सुरक्षित तरीके से और किफायती ढंग से निकालकर इस्तेमाल करना। बिल्कुल सही कहा आपने। और अंडमान की गैस खोज को भी हमें इसी नजरिए से देखना चाहिए। पुष्टि होना एक बहुत बहुत पॉजिटिव और अहम पड़ाव है। इसने दशकों से जो अटकलें थी उन्हें सच साबित किया है, लेकिन यहाँ से व्यावसायिक उत्पादन तक का सफर लंबा हो सकता है और चुनौतियों भरा भी। हाँ, तकनीकी दिक्कतें, पैसा, पर्यावरण की मंजूरियां, बहुत कुछ होगा। जी, और ग्लोबल मार्केट में गैस की कीमतें क्या रहती हैं वो भी असर डालेगा। तो ठीक है, अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो निचोड़ ये है कि अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस की पुष्टि भारत के लिए एक अच्छी, उत्साहजनक खबर है, खासकर ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के नजरिए से। सबूत ठोस लग रहे हैं और आसपास का भूविज्ञान भी अच्छी संभावना दिखा रहा है। हाँ, ये यकीनन एक मील का पत्थर है, लेकिन अभी हमें सब्र रखना होगा। अगला बड़ा कदम है अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स की मदद से भंडार का सही आकलन करना और उसकी कमर्शियल वायबिलिटी को परखना। इसमें कुछ साल लग सकते हैं। और जैसा कि हमने यूपी के तेल और जम्मू कश्मीर के लिथियम के उदाहरण से देखा, खोज की घोषणा और जमीन पर उत्पादन शुरू होने के बीच एक लंबा और अनिश्चित रास्ता हो सकता है। सफलता की गारंटी नहीं है। बिल्कुल। ये हमें यथार्थवादी उम्मीदें रखने और एक सधे हुए प्लान के साथ आगे बढ़ने की सीख देता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अंडमान की ये खोज भारत की विशाल अनदेखी क्षमता की शायद सिर्फ एक छोटी सी झलक हो। सोचने वाली बात यही थी, भारत के इतने बड़े समुद्री इलाके और जमीनी क्षेत्र जो अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, उनमें और कौन-कौन से कीमती संसाधन छिपे हो सकते हैं, और इन छिपी हुई क्षमताओं को हकीकत में बदलने के लिए, मतलब उन्हें खोजकर देश के काम लाने के लिए, हमें किन तकनीकी कामयाबियों, रणनीतिक निवेशों या पॉलिसी में बदलावों की जरूरत होगी। हाँ, ये सवाल आने वाले वक्त में भारत की संसाधन रणनीति की दिशा तय करेंगे। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, द डीप डाइव।